और वो पिछला वाला जो वीडियो है वो मैंने पिछले बैच का वीडियो, बट मुझे लगा नहीं कि उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, तो वो मैंने अपलोड कर ही दिया है। उसके बाद वाला मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि ग्रोथ के थ्रू जब हम डेवलपमेंट को जज करने का कोशिश करते हैं कि एक इकनॉमी ग्रो कर रहा है, जीडीपी के नंबर्स में इकनॉमी बहुत ऊपर पहुँच रहा है, क्या इसका मतलब है कि इकनॉमी में ट्रू डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है? आंसर है मे बी नॉट। हम ग्रोथ से कभी डेवलपमेंट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अमर्त्य सेन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बंगाल के शेर बोल सकते हो। बंगालीज़ काफ़ी प्राउड भी फील करते हो और करना भी चाहिए। पूरे इंडिया को ही उनके ऊपर प्राउड फील होना चाहिए, इंस्पिरेशन के तौर पे देखना चाहिए। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट बातचीत किया था। हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि ग्रोथ से हम डेवलपमेंट को नहीं नाप सकते। जस्ट बिकॉज एक कंट्री जो है वो इनकम पर कैपिटा में आगे बढ़ रहा है, ज़्यादातर लोग रोकड़ा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्या उसका मतलब है कि इकोनॉमी सच में डेवलप कर रहा है? कोई ज़रूरी बात तो नहीं। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इंडिया में आज ग्रोथ हो रहा है, इंडिया आज ग्रो कर रहा है, जीडीपी के नंबर्स देखोगे इंडिया में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन क्या गरीबी का हालत सुधरा? नहीं सुधरा ना। क्या इंडिया में जो स्थिति वुमेन का जो कंडीशंस हैं, क्या वो बेहतर हो पा रही हैं? स्लाइटली बेटर हो रही हैं, बट बहुत जड़ से ख़त्म होता हुआ तो नहीं दिख रहा। वुमेन का पार्टिसिपेशन देश में अभी भी कमज़ोर है। वुमेन के रिलेटेड एजुकेशन के डायमेंशन में अभी भी चीज़ें बहुत कमज़ोर है, बहुत पिछड़ी हुई हैं। क्वेश्चन यही है, और अमर्त्य सेन जी का भी क्वेश्चन यही था, क्योंकि लोग पहले यही सोचते थे, जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही मान लिया था। प्लीज़ समझो, जो इकोनॉमिस्ट पहले थे, एक रिविज़न हम लोग ले रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट पहले एग्जिस्ट करते थे उन्होंने ग्रोथ को डेवलपमेंट के बराबर मान लिया था। अगर किसी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम आगे जा रहा है, तो इकोनॉमी में लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अमर्त्य सेन कहना था नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि आसपास कितने सारे इकोनॉमीज़ हैं जो ग्रो तो कर रहे हैं नंबर्स में, बट गरीबी वहीं का वहीं, भेदभाव वहीं का वहीं, कास्ट डिफरेंसेस के जो जड़ हैं वो वहीं के वहीं हैं, वो हिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिकली जो राइट होता है लोगों के पास, वो राइट नहीं है, तो वो ग्रोथ किस काम का? वो ग्रोथ जो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ग्रो करके देता है, वो ग्रोथ सिर्फ रोकड़े नंबर्स के सेंस में तुमको ग्रो करता हुआ दिखाता है, वो ग्रोथ किस काम का? और अमर्त्य सेन जी ने ये क्वेश्चन पूछा, और इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट का जन्म दिया। उन्होंने बोला कि ग्रोथ, और तो ये पहले था, ये अर्लियर व्यू था इकोनॉमिस्ट्स का, कि भाई आप ग्रोथ करो, अपने आप डेवलपमेंट होने लगेगा, अपने आप लोगों की स्थिति सुधरने लगेंगे। अमर्त्य सेन जी का कहना था नो। अमर्त्य सेन जी कहते थे, अमर्त्य सेन जी का कहना था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम चीज़ नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन अमर्त्य सेन जी के वजह से पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक्स का ब्रांच खड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं आज हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। यस, तुम आगे बढ़ के इस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने का मौका मिल सकता है तुमको, अगर तुमने ये सब्जेक्ट को और आगे एक्सप्लोर किया। पूरा का पूरा ये एज अ सब्जेक्ट, एज अ कॉन्सेप्ट अमर्त्य सेन जी के, बोल सकते हो, उनके थॉट प्रोसेस का एक जन्म था। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये कहना कि इन्होंने, अमर्त्य सेन जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट का मैं थोड़ा सा चर्चा उठाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और एमसीक्यू में आ भी सकता है। एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। बहुत शानदार है, और मुझे नहीं लगता कि मैं आज भी इतनी ज़्यादा फिलोसॉफिकली आगे बढ़ सकी हूँ कि मैं कैपेबिलिटीज़ अप्रोच के गहराई को समझ सकूँ, लेकिन जितना समझती हूँ उतना बताती हूँ। अमर्त्य सेन का कहना है कि वो असलियत में डेवलपमेंट तब होता है किसी भी देश में जब उस देश में मौजूद लोगों के कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस किया जाए। मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रही हूँ, सुनना ध्यान से। मान लो सरकार कहे कि देखो ना, हम लोग का देश का जीडीपी कितना बेहतरीन जा रहा है, जो कि कह रहे हैं आज, कहते ही है ना सरकार कि जीडीपी हमारे देश का इतना ऊंचा जा रहा है, हमारा सर्विस सेक्टर देखो कहाँ पहुँच रहा है। लेकिन अमर्त्य सेन पूछेंगे कि इस ग्रोथ का, इस ऊंचे इनकम का फल किसको मिल रहा है? कुछ सेक्शन को, जो बहुत हाईली एजुकेटेड है, वही तो सर्विस सेक्टर में नौकरी पा सकते हैं। जो आम जनता है, जिसके पास इनफ कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ का फल उठा सके,
तो क्या ये सच में डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट नहीं है। अमर्त्य सेन जी का कहना है कि ट्रू डेवलपमेंट तब होता है जब देश में लोगों के कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है, और उन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है जो उन्हें मदद करते हैं वो चीज़ बनने के लिए, वो एक इंसान बनने के लिए, वो आइडेंटिटी हासिल करने के लिए, जो हासिल करने के लिए उन्होंने अपने ज़िंदगी को वैल्यू दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, सपोज सरकार अगर चिल्ला चिल्ला के बोले अरे देखो ना, हम लोगों ने इतने, जैसे मुझे बनना है प्रोफेसर, आई वॉन्ट टू टीच, ठीक है, मुझे वही बनना है, दैट्स माई गोल, ठीक है। सो अगर मुझे ये करना है तो मेरा सवाल है, सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है देखो हम लोगों ने टीचर्स के लिए इतने जॉब पोस्टिंग्स खाली किए हैं, कितने सारे वैकेंसीज पड़े हुए हैं, आ जाओ अप्लाई करो, गेट द जॉब एट्सेट्रा। बट माई क्वेश्चन इज़, अगर करप्शन एग्जिस्ट करता है बीच में, तो क्या वो जॉब पोस्टिंग देने भर से केपेबल टीचर्स चले जाएंगे? क्या देश का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो वो रास्ता था उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए, उस रास्ते के बीच में ही अड़चन है, उस रास्ते के बीच में ही बैरियर है। आप कह रहे हो कि देखो हम लोगों ने वैकेंसीज़ खाली कर दिया है, आ जाओ टीचर लोग आ जाइए, आप लोग को नौकरी मिलेगा, आप लोग को अच्छा सैलरी मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर एजुकेशन सिस्टम का जड़ ही बेकार है, वो जो लोग उठ के जा रहे हैं उस पर्टिकुलर जॉब पोस्टिंग्स में, अगर वो खुद वेल ट्रेंड नहीं है, तो क्या वो जॉब पोस्टिंग से सरकार जो एम कर रहा है कि इससे हम लोग कुछ अच्छा बढ़िया हासिल कर पाएंगे, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब, अमर्त्य सेन जी का कहने का मतलब ये है कि आप बस देश में लोगों के कटोरे में ज़्यादा पैसा डाल दोगे और आप सोचोगे कि अरे इससे तो हम लोग आगे बढ़ गए, जस्ट बिकॉज उनका पर कैपिटा इनकम देश का ऊपर जा रहा है, इससे हम लोग का देश में वेलफेयर हो रहा है। नहीं, असली वेलफेयर तब होगा जब लोगों के पास आज़ादी होगा। और किस चीज़ का आज़ादी? आज़ादी इस चीज़ का कि वो जो करना चाहते हैं, वो जो बनना चाहते हैं, उसका कैपेबिलिटी वो हासिल कर पाएँ। कैपेबिलिटी, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुम कह रहे हो कि अरे हम लोग इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, आज जो बनना चाहता है बन सकता है, लेकिन तुम्हारे देश में साइमल्टेनियसली हेल्थ का सिस्टम बहुत ख़राब है। एक मामूली सा रोग हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो तुम अपने देश में, हमारे इंडिया में ले लो, हम अपने देश में उछाल के बातचीत कर सकते हैं कि हमारा देश इतना ऊपर जा रहा है, लेकिन एक मामूली से अगर लोगों में कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए उन लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइन लगना पड़ता है, फिर भी इलाज ना हो, तो वो किस टाइप का ग्रोथ है? आप जब कहते हो हमारे देश में आगे सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन एक मामूली सा एजुकेशन भी लोग हासिल नहीं कर पाते, और जब एजुकेशन लेने जाते हैं वहाँ पे घनघोर करप्शन का सामना करना पड़ता है, तो वो किस टाइप का ग्रोथ है? अमर्त्य सेन जी का ये नहीं कहना था कि बिल्कुल भी इनकम इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं इनकम एक साधन है, इनकम ज़्यादा लोग कमाते हैं, वो एक ज़रिया है कुछ पाने का, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने का, बट वो इकलौता चीज़ नहीं है जिसके पीछे लोग भागते हैं। लोग बेटर हेल्थ के पीछे भागते हैं। बेटर हेल्थ, बेटर वेलफेयर को सिग्नल करता है। अगर आपका देश इनकम में बहुत आगे है लेकिन आप एक अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे सकते लोगों को, तो ये ग्रोथ किसी काम का नहीं है। अगर आप बेटर एजुकेशन नहीं दे सकते तो ये ग्रोथ किसी काम का नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो अमर्त्य सेन जी का स्ट्रिक्टली जो कहना था वो ये था कि किसी भी देश को सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ कर दिया। हेल्थ के डायमेंशन पे भी फोकस करना चाहिए, एजुकेशन के डायमेंशन पे भी फोकस करना चाहिए, लोगों में इनफ कैपेबिलिटी इन्हांस करना चाहिए ताकि लोग जो चाहें वो अचीव कर पाएँ। मुद्दा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े हो जाओगे तो और पढ़ने का मौका मिलेगा, उनके बुक को पढ़ने का मौका मिलेगा, ज़रूर पढ़ना। कॉलेज स्ट्रीट में बहुत इजीली, बहुत चीपली सेकेंड हैंड तुमको वो बुक्स मिल जाएंगे। मेरे पास खुद अभी इतना टाइम नहीं हो पाया कि मैं उसको टाइम निकाल के अलग से पढूं, बट गोल ज़रूर है कि एक बार उनके लिखे हुए बुक्स को पढ़ना है। वुमेन के ऊपर उन्होंने काफ़ी लिखा है, वुमेन के ऊपर काफ़ी लिखा है, दिल को छूने वाली बातें उन्होंने लिखा है। वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट और वुमेन के राइट्स के अगेंस्ट, मतलब राइट्स के प्रति सपोर्ट में बहुत कुछ लिखा है। और डेफिनेटली मैं हमेशा उस तरफ मेरा इंक्लिनेशन होता है, तो मुझे भी उस बारे में ज़रूर जानना है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सेम चीज़ नहीं है, ये अमर्त्य सेन जी का कहना था। और इन्हीं के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोलते हो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिया, थोड़ा सा मॉडल, एक फ्रेमवर्क, एक कहीं ना कहीं एक मेजर, कैसे हम नापें। प्लीज़ समझो, जब सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि ग्रोथ, जिसका सिंपल मतलब होता है कि देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ना, अगर आप कह रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं है, डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि ग्रोथ ये रहा, डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है
इसमें पर कैपिटा इनकम का बढ़ना तो है ही, प्लस हेल्थ, एजुकेशन, बोल सकते हो तुम्हारे पास पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब के मामले में भी हमको आगे बढ़ना है, तभी हम डेवलपमेंट कह पाएंगे। लेकिन आप नापेंगे कैसे? जीडीपी देश का बढ़ रहा है ये नापना आसान है, लेकिन डेवलप हो रहा है कि नहीं देश, ये नापना मुश्किल है, क्योंकि आपने डेवलपमेंट और ग्रोथ को तो अलग चीज़ कह दिया। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बराबर होता, दोनों सेम होता, और अगर आप देख लेते कि हाँ इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी में डेवलपमेंट भी है, अगर दोनों सेम है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। आप बस देखो जीडीपी के नंबर्स को, पर कैपिटा इनकम के नंबर्स को, और आप ट्रैक कर लोगे कि वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को एक अलग डायमेंशन देते हो, दोनों को अलग तरीके से देखते हो, तो सवाल यही आ जाता है कि आप डेवलपमेंट को नापोगे कैसे। और इसीलिए नापने के लिए कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच महबूब उल हक ने हमारे सामने रखा, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। और इनके जो 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका नाम याद होना चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। और एमसीक्यू भी आता है कि महबूब उल हक ने कितने एसेंशियल कंपोनेंट्स दिए थे, 4। ठीक है, अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अमर्त्य सेन जी के आइडियोलॉजी को यूज़ करते हुए, उनके थॉट प्रोसेस को यूज़ करते हुए महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबमिट किया। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीस मेंटेन करने का काम करता है, उसी में एक काइंड ऑफ बोल सकते हो एक प्रोग्राम, एक बोल सकते हो एक प्रोग्राम जो कि डेवलपमेंट नापने के लिए, करने के लिए ये किया गया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी में एक रिपोर्ट सबमिट किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के थॉट प्रोसेस का यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाया गया और इसको सबमिट किया गया। इन्होंने बोला कि हमें 3 डायमेंशंस देखना है। अगर 3 डायमेंशंस में एक इकोनॉमी आगे जा रहा है तो हम कह पाएंगे कि वो डेवलप हो रहा है। सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं, हमको डेवलपमेंट को ट्रैक करना है। वो 3 डायमेंशंस क्या है? वो 3 डायमेंशंस क्या हैं? वो 3 डायमेंशंस हैं हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डायमेंशन का बहुत सारे लोग मतलब ही नहीं समझते। डायमेंशन का मतलब है ये 3 इलाके हैं, ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम बेहतर हो रहा है वो देख के हम लोग जज नहीं करने वाले कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। उस इकोनॉमी में हेल्थ कैसा है, लोगों का हेल्थ पहले से बेहतर सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है, लोगों के एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश में आगे तरक्की लाने के लिए, उस देश के एजुकेशन का हालत कैसा है, और लास्टली उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी पर कैपिटा इनकम का हालत कैसा है। तुम लोग बोलोगे दीदी पर कैपिटा इनकम को इन्होंने छोड़ा नहीं। अरे नहीं छोड़ेंगे, डेवलपमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ से बड़ा है। ग्रोथ में जो हम कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम ट्रैक करो, डेवलपमेंट यकीन मानता है कि ज़्यादा कमाने वाला देश ज़्यादा बेटर होता है, बट उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस देता है। याद रखना, काफ़ी बार हेल्थ को हम लोग यहाँ पे एक और नाम से पुकारते हैं। एक सेकंड, मैं भूल रही हूँ। काफ़ी बार हेल्थ को हम लोग एक और नाम से, मतलब तुम अपने बुक में देखोगे, या लॉन्जिविटी यानी कि लोग कितना लंबा जी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन को नॉलेज, ठीक है। तो ये शब्द भी अगर यूज़ हो जाए तो बात एक ही है। प्लीज़ फिर से सुनो, 1990 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर सबमिट किया, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक का थॉट प्रोसेस का एक प्रैक्टिकल अप्रोच। क्योंकि देखो दिक्कत यही था कि ग्रोथ नापना आसान है, डेवलपमेंट कैसे नापें? डेवलपमेंट नापने के लिए कोई तो हमारे पास टूल होना चाहिए ना। तो उसी को नापने के लिए हमारे पास एक काइंड ऑफ एक टूल डेवलप किया गया जिसको बोला गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी हम उस पर आएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है उसको छोड़ दो, अभी डायमेंशंस पे फोकस करो। हेल्थ या लॉन्जिविटी, एजुकेशन या नॉलेज का डायमेंशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डायमेंशन। ये क्या है? ये कहता है, इसको व्हाट्सएप लैंग्वेज में, एक देश जिसमें लोग
ज़्यादा जीते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? सवाल आता है भैया क्यों वो ज़्यादा डेवलप्ड क्यों होगा? क्योंकि ये सिग्नल करता है कि उस देश का हेल्थ केयर अच्छा है। हाँ या ना? इंडिया में ही चले जाओ, जब हम लोग को आज़ादी मिला तो हमारे देश का ऑन एन एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, लोग कितने जी रहे हैं ऑन एन एवरेज, वो क्लोज टू 33 ईयर्स तक था। आज हमारे देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2011 के सेंसस के हिसाब से क्लोज टू 67 ईयर्स है। तो चेंजेस हुआ है ना। एक देश जहाँ पे लोग जल्दी मरते हैं, वो देश हेल्थ के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे डिजीज़ेज़ ईजिली हो जाते हैं और लोग छोटे छोटे डिजीज़ेज से मर जाते हैं। वो देश हेल्थ के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पे एक देश जो कि लंबा, वहाँ पे लोग ज़्यादा लंबा जी रहे हैं क्योंकि हेल्थ केयर इतना एडवांस है कि छोटी से छोटी बीमारियाँ या बड़ी से बड़ी बीमारियाँ भी लोग मरते नहीं हैं, इलाज एग्जिस्ट करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया हम हेल्थ के डायमेंशन को देखेंगे, लोग कितना लंबा जीते हैं हम उससे ट्रैक करेंगे कि हेल्थ केयर कैसा है। प्लीज़ समझो, एक टर्म बार बार आएगा, एक तो डायमेंशन है, एक आएगा इंडिकेटर। लोग समझते नहीं डिफरेंस। हेल्थ मतलब होता है कि हमको हेल्थ का सिस्टम दे, मतलब हमको ये जानना है कि उस देश में हेल्थ केयर कैसा है, हेल्थ के मामले में लोग कैसे हैं। अब डायरेक्टली हेल्थ बोल के तो कुछ होता नहीं है। हेल्थ को नापने के लिए कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन, कुछ तो चीज़ यूज़ करके हम पता लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं तुमको पूछूं कि यार तुम एक अच्छी लड़की हो या तुम एक अच्छे बच्चे हो, अब तुम्हारा अच्छाई और बुराई ये एक डायमेंशन है, ये मैं कैसे ट्रैक करूँ? कोई अच्छाई बुराई बोल के तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊंगी? भाई तुम एक अपने से पुअर इनकम ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करते हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसे, अपने पेरेंट्स के साथ बिहेवियर कैसे, अपने दोस्तों के साथ बिहेवियर कैसे, सेल्फिश हो, हेल्पफुल हो, कैसे हो, तुम अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेवियर रखते हो, तुम्हारा एजुकेशन के प्रति इंक्लिनेशन कैसा है, ये सब देख के ही तो जज करेंगे ना। तो पता लगाना है तुमको मेन हेल्थ, लेकिन हेल्थ बोल के कोई चीज़ नहीं है। हेल्थ को पता लगाने के लिए हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर। प्लीज़ इस चीज़ को लिखो पहले। एक देश जिसमें लोग ज़्यादा जीते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड है ह्यूमन के मामले में, क्योंकि ये सिग्नल करता है कि उस देश में हेल्थ केयर अच्छा है। ठीक है, और इसको ट्रैक करने के लिए कैसे पता लगाएंगे कि हेल्थ कैसा है? इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जब एक पैदा हुआ बच्चा है वो ऑन एन एवरेज कितने लंबे साल तक जिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। हेल्थ को समझने के लिए हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। ओके, हुआ फाइन। फिर आता है एजुकेशन। एक देश जिसमें जितने बच्चे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उतना ही डेवलप्ड है वो देश। अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने जब पिछला बैच का जब बनाया था तब मुझे नीड फील नहीं हुआ था कि मैं, क्योंकि एक्चुअली 2010 में कुछ रिविजन्स हो गए हैं और 1990 के कुछ साल बाद भी कुछ कई रिविजन्स हुए हैं, इसीलिए काफ़ी बार होता क्या है ना कि मैं पहले सोचती थी कि ये बताना मेरे लिए लाजमी नहीं है, नहीं बताऊंगी तो चलेगा। एक सेकेंड, ठीक है, नहीं बताऊंगी तो चलेगा भाई, क्या बताऊं, अब बच्चे लोग को इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो जाएगा। बट मुझे अब फील होता है कि मेरे को बताना चाहिए, क्योंकि नहीं बताने से कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताऊँगी। इसलिए वो अगर कोई पहले वाला वीडियो जो एग्जैक्टली अभी नया शूटिंग में ही चैप्टर देख रहे हैं उनके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे लोग पहले वीडियो देख चुके थे जब मैंने ओल्ड वाला अपलोड कर दिया था, फिर नया वाला देख रहे होंगे तो उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। डोंट वरी, जो अभी बोल रही हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एजुकेशन को ट्रैक करने के लिए 1990 रिपोर्ट में 2 चीज़ें बोली गई। एक बोला गया जिसको बोला गया है एडल्ट लिटरेसी रेट, और एक बोला गया जिसको बोलते हैं ग्रॉस
एनरोलमेंट रेशियो। तुम देखोगे 2010 में जो नया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है उसमें इन दोनों में चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनका हम अभी बात करेंगे। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज़ किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया और लॉग मिल गया, लॉगरिदमिक लिया। अब ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा जज करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इन सब का यूज़ करके हम लोग बात करेंगे, इन सब का यूज़ करके इसको 1/3 वेट देंगे, इसको 1/3 वेट देंगे, इसको 1/3 वेट देंगे, और इन सब को यूज़ करके हम लोग फाइनली बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको यूज़ करके हम लोग बनाएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि तुम्हारा एक बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स। इस पर बात करें, भूल जाओ भी ये सब क्या है। फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक एक पे फोकस करते हैं। तो क्या बोला गया 1990 की रिपोर्ट में, ये बोला गया कि हम लोग फोकस करेंगे 3 डायमेंशंस पे। हेल्थ पे फोकस करेंगे, जिसको हम लोग लॉन्जिविटी भी बोलते हैं, लोग कितना लंबा जी रहे हैं। एजुकेशन पे फोकस करेंगे, जिसको हम लोग नॉलेज का डायमेंशन भी बोलते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस करेंगे। करेक्ट है। हम लोग एक एक डायमेंशन को उठाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, और याद रखना हम लोग 1990 के रिपोर्ट के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग 2010 में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए और क्यों किए गए उनका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहाँ से MCQ आ सकते हैं। लेट्स टॉक। हम लोग सबसे पहले उठा रहे हैं हेल्थ इंडेक्स। इसको हेल्थ इंडेक्स बोलते हैं, जो भी डायमेंशन उसको हेल्थ इंडेक्स भी बोलते हैं। हेल्थ डायमेंशन बोल दो, या फिर इसको लॉन्जिविटी डायमेंशन बोलो, इसको डायमेंशन भी बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स भी बोलते हैं। अब मैं एक सिंपल चीज़ तुमसे पूछ रही हूँ, क्या कितना लंबा जीने को तुम बेस्ट जीवन मानोगे? भाई अगर आप किसी भी कंट्री को जज कर रहे हो कि वहाँ लोग कितना लंबा जी रहे हैं, जितने लंबे जिएंगे उतना बेहतर कंट्री है, क्या 100 साल 200 साल जीने वाला, 200 साल एग्जैजरेट हो गया, कोई कंट्री है जहाँ पे लोग 100 साल 200 120 साल जी रहे हैं, क्या वो बेहतर है? नहीं, वो ज़िंदगी किसी काम का नहीं है जहाँ पे लोग जिंदा तो हैं लेकिन वो लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है। हम हेल्दी लाइफस्टाइल का बात करें कि हाँ भाई मतलब चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, एक बेड रिडन लाइफस्टाइल का बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी सबसे अच्छा जीवन वहाँ तक माना गया है 85 तक, यानी ऑन एन एवरेज, प्लीज़ समझो, ऑन एन एवरेज अगर किसी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 के आसपास है तो वो कंट्री बहुत बेहतरीन है, उसका हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। तो समझना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो मैक्सिमम गोल पोस्ट है, मैक्सिमम गोल पोस्ट, मैक्सिमम माने कितना तक पहुंच जाएंगे तो वाह क्या बात है, वो है 85। 85 ईयर्स तक अगर किसी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहुंच रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर है, भूलना नहीं। हेल्थ डायमेंशन नापने के लिए हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को इंडिकेटर पकड़ रहे हैं, हाँ है ना। तो जो मैक्सिमम बोल सकते हो मैक्सिमम गोल पोस्ट तय किया गया वो 85, यानी किसी देश में जहाँ 85 तक लोग जीते हैं, वाह बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। मिनिमम गोल पोस्ट क्या है, यानी मिनिमम कितना है? मिनिमम 0 कि पैदा होते ही मर गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है किसी भी कंट्री में। मिनिमम हम लोग देखें 20 साल, मतलब समझो किसी भी कंट्री में जितना तुम 85 के आसपास है तुम्हारे देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उतना बेहतर हो तुम हेल्थ केयर में, और जितना 20 के आसपास है तुम्हारे देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उतना ही पुअर हो, उतने ही तुम घटिया हो हेल्थ के मामले में, ठीक है। मिनिमम जो है वो है 20, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे, मतलब इस इंडेक्स को हम लोग कैसे निकालते हैं? अब दिक्कत क्या है ना, जैसे इंडिया का भी देख लो, इंडिया का 67 है। अब ऐसे नंबर्स अलग अलग कंट्री का अलग अलग होगा, जज करना बहुत अलग डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर कंट्री को हमको एंड में जाके रैंक भी करना है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइजेशन मतलब बेसिकली मैथमेटिकल कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिसके वजह से वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाता है। 0 और 1 के बीच में हम लोग देख के जज कर लेते हैं। इसका प्लीज़ याद रखो, इसमें हमेशा तुमको एक्चुअल वैल्यू लेना है। किसी भी जो भी तुम डायमेंशन कैलकुलेट करो उसका एक्चुअल वैल्यू ले लो, कोई भी इंडिकेटर जो यूज़ करो उसका एक्चुअल वैल्यू लिए, उसके साथ साथ तुम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लोगे जो गोल पोस्ट के हिसाब से डिसाइडेड है,
और फिर मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस लोगे नीचे। जैसे इंडिया में, जैसे ऑन एन एवरेज इंडिया में 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 67 ईयर्स है, लगभग 67 ले लिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैक्सिमम गोल पोस्ट कितना है? 85। एक सेकेंड, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज़ गलत की हूँ। मिनिमम होगा, मैं भी सोच रही हूँ कि नेगेटिव में क्यों आएगा, मैं भी भूलती हूँ कभी कभी। यहाँ पे मिनिमम लेना है, तो क्या लेना है? एक्चुअल वैल्यू तुम्हारे देश में जैसे 67, मिनिमम है 20 और मैक्सिमम है 85, मिनिमम है 20। मैक्सिमम 85, मिनिमम 20, इनका रेंज। ज़रा माइनस करते हैं, देखते क्या आ रहा है वैल्यू। हम अपने देश में क्या वैल्यू देख पा रहे हैं? तो ऊपर वाला तो तुम्हारा क्लियरली 47 होगा, और नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला होगा तुम्हारा 65 या सो 47 डिवाइडेड बाई 65 जो कि आ गया 0.72 बेसिकली। अब देखो ना, अलग अलग वैल्यूज़ नहीं देखना होगा, हर कंट्री का जो वैल्यू है ना, हर कंट्री में जब भी तुम हेल्थ का इंडेक्स देखोगे तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जितना तुम 1 के करीब होगे, प्लीज़ सुनो, जितना तुम 1 के करीब होगे उतने ही तुम मैक्सिमम गोल पोस्ट के पास हो, और जितना तुम 0 के करीब हो उतने ही तुम मिनिमम गोल पोस्ट के पास हो। तो इंडिया में कितना है? 0.72 है, यानी हेल्थ के मामले में हम लोग 1 के बहुत पास ही पहुंच गए, 0.72। हालांकि गैप है बट फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है। ये हेल्थ का डायमेंशन है। दूसरा जो डायमेंशन है 1990 के रिपोर्ट के हिसाब से वो है एजुकेशन। एजुकेशन, अब यहाँ पे ही लोगों का माथापच्ची हो जाता है। एजुकेशन या फिर हम लोग नॉलेज का डायमेंशन भी बोल सकते हैं। लोग इस कहानी को समझते नहीं हैं। नॉलेज डायमेंशन या इंडेक्स, इसमें मतलब हम लोग जज करना चाहते हैं कि किसी भी कंट्री में एजुकेशन का हालत कैसा है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं। इसके लिए 2 इंडिकेटर्स हैं। इसके लिए 2 इंडिकेटर्स हैं। एक जो है उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं तुम्हारा एडल्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, और एक जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। 2010 का जब हम लोग नया वाला इंडेक्स देखेंगे तो तुम लोग देखोगे ये काफ़ी बदल गया है। एजुकेशन को हम लोग ऐसे नहीं लेते, लेकिन ओरिजिनल रिपोर्ट में ऐसे ही ले रहे थे। ये चीज़ याद रखना है। होता क्या था ये सुनो। एजुकेशन को हम कैसे नापें? हम लोग कैसे नापें कि एक देश में एजुकेशन का हालत कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसे नापेंगे? क्या वहाँ के देश में सभी लोगों का मार्क्स देखेंगे? नहीं, मार्क्स देख के हम एजुकेशन नहीं नाप सकते, क्योंकि मार्क्स जो है वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। कोई बच्चा बेटर पढ़ सकता है तो अच्छा मार्क्स लाता है, कोई उतना अच्छा चीज़ों को नहीं समझ पाता, अच्छा मार्क्स नहीं लाता। तो वो तो एक इंडिविजुअल चीज़ हो गया ना। एक कंट्री हो सकता है बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहा है, लेकिन बच्चे लोग कमज़ोर हैं, ये तो हो ही सकता है। तो बच्चों का मार्क्स देख के हम जज नहीं कर सकते। हमें यहाँ जज करने के लिए अलग चीज़ चाहिए, और वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। दोनों को लेंगे हम लोग। एडल्ट लिटरेसी रेट में हम लोग जितने भी 15 ईयर्स प्लस लोग हैं, जितने भी 15 ईयर्स प्लस लोग हैं, उन सब से बोलेंगे, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया, वही बात को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उन सबको बोलेंगे कि आप कोई भी एक लैंग्वेज में, कोई भी अपना मदर टंग, कोई भी एक लैंग्वेज, एक से ज़्यादा हो सकता है, बट कोई भी एक मिनिमम एक लैंग्वेज में अगर कोई व्यक्ति लिख सकता है, पढ़ सकता है, फ्यू सेंटेंसेस अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी के बारे में फ्यू सेंटेंसेस लिख पढ़ पाता है, तो वो एडल्ट, 15 ईयर से ऊपर है तो एडल्ट बोलेंगे, और लिटरेट है वो। प्लीज़ समझो, एक देश में लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ये जानना है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे जितने भी 15 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको हम लिखने पढ़ने बोलेंगे, कोई भी एक लैंग्वेज में जिसमें भी वो कंफर्टेबल हैं। अपने डेली लाइफ के बारे में अगर वो फ्यू सेंटेंसेस लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है वो लिटरेट है। ठीक है, इमेजिन करो कि तुम्हारा जो वैल्यू आया कैलकुलेट करके, वो आया है, जस्ट इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ, वो आया मान लो 78। इसका क्या मतलब हो जाएगा? 0.78। इसका मतलब है, अगेन मैंने बोला बार बार, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब ऑन एन एवरेज लगभग 1 मतलब 100% लोग, जितने भी उम्रदार लोग हैं 15 से ऊपर, सब के सब को लिखना पढ़ना आ गया।
1 आने का मतलब क्या है कि जितने भी पॉपुलेशन में जितने लोग भी एडल्ट के कैटेगरी में आए 15 से ऊपर, वो सबको पढ़ना लिखना आ गया। इतना तो होता नहीं है, जैसे इंडिया में तो ऐसा है नहीं। तो ये लगभग 1 से अगर कम आ रहा है, जितना 1 के करीब हो उतना बेहतर है। 0.78 का मतलब लगभग जितने भी लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना आता है, मतलब जो 15 साल से ऊपर है, उनमें से 78%, 0.78 माने क्या, 78% है जिनको आता है, और बाकी जो है उनको नहीं आता। तो इस तरीके से हम कैटेगरी बनाते हैं। हो गया। ये वाला ज़रा देखो, इसमें हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तय करते हैं अलग अलग लेवल्स पे। पहले हम लोग प्राइमरी लेवल पे चेक करते हैं, फिर हम लोग सेकेंडरी लेवल पे चेक करते हैं, और फिर हम लोग टर्शियरी लेवल यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे चेक करते हैं। प्लीज़ समझना, जैसे इमेजिन करो 100 बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे अभी जस्ट प्राइमरी एजुकेशन में घुसेंगे। 100 में से सबसे पहले हम लोग क्या ट्रैक करेंगे कि ये जो 100 बच्चे थे, इसमें से कितने बच्चे हैं जिनको मम्मी पापा एटलीस्ट इतने समझदार या पढ़े लिखे या उस बैकग्राउंड से थे कि अपने बच्चों को वो एक स्कूल भेजना अफोर्ड कर पाएँ। तो प्राइमरी लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 100 में से 90 बच्चों को भेज दिया गया। तो एनरोलमेंट कितना हुआ, 100 में से 100 बच्चे लोग जो कि उस उम्र में थे कि वो प्राइमरी स्कूल्स में भर्ती हों, उसमें से 90 बच्चों लोगों को भर्ती कर दिया गया। इसका मतलब 90% एनरोलमेंट देखने को मिल रहा है प्राइमरी लेवल पे। अच्छा, ये जो 90 बच्चे लोग गए, इसमें से कितने बच्चे हैं जो कि हायर स्टडीज़ के लिए मतलब सेकेंडरी स्कूल्स में जा पाएँ? क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों लोगों का फैमिली का सिचुएशन ऐसा होता है कि 5-6 के बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, वो 10, 11, 12 तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो बहुत कम बच्चे, ये 90 में से अब ये जो 90 प्राइमरी में गए हैं, इसमें से बहुत कम बच्चे अब सेकेंडरी में जा पाएंगे। इमेजिन करो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली 80 लोग ही जा पाए, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला, यानी कि बहुत ही कम बच्चे लोग ही हैं जो जा पाए अल्टीमेटली। अच्छा, सारे के सारे जिन्होंने स्कूल में एंट्री मारे हैं, क्या सब बच्चे यूनिवर्सिटी में भी चले जाएंगे, कॉलेज में भी चले जाएंगे? नहीं, हो सकता है सिर्फ 70 बच्चे लोग ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गए। प्लीज़ समझो, ये ट्रैक करता है एनरोलमेंट को। ये बहुत बड़ा दिक्कत है इसका। ये सिर्फ एनरोलमेंट से डिसाइड कर लेता है कि देश में एजुकेशन कैसा है। एनरोलमेंट से क्या होगा बाबू भैया? अगर तुम्हारे देश में सेकेंडरी लेवल पे एनरोलमेंट काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन बच्चे लोग एजुकेशन वाइज देखा जाए तो कंटिन्यू नहीं करते। तुम्हारे देश में काफ़ी बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में घुसते हैं, लेकिन आधा लोग ड्रॉप आउट लेके हट जाते हैं। तो फिर एनरोलमेंट से क्या होगा? देश का ट्रू एजुकेशन इस बात से तय होगा कि कितने बच्चे लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया, कंप्लीट एजुकेशन लिया। सिर्फ एनरोल कर लेने से नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? ये दिक्कत है इसका, और यही चीज़ को हम सुधारेंगे बाद में। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ये एनरोलमेंट को देखता है। जितना एक देश में इन डिफरेंट लेवल्स पे एनरोलमेंट बढ़ता जाएगा, यानी जितने भी बच्चे लोग प्राइमरी स्कूल्स में जाने वाले एज के थे, जितना ज़्यादा उनमें एनरोलमेंट दिख रहा है। जितने बच्चे लोग सेकेंडरी स्कूल्स में जाने वाले थे, उनमें ज़्यादा एनरोलमेंट दिख रहा है। जितने बच्चे लोग टर्शियरी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले थे, उनमें एनरोलमेंट ज़्यादा दिख रहा है, उतना बेहतर है। लेकिन ये ड्रॉबैक है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एनरोलमेंट से आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि किसी भी देश में एक्चुअल में एजुकेशन का हालत कैसा है? एक देश में एनरोलमेंट बहुत ऊंचा हो सकता है, बट आधा से ज़्यादा लोग बाद में जाके ड्रॉप कर लेते हैं। उससे क्या होगा? एक प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो इमेजिन करो, तो इसमें हम लोग इसको कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल का एजुकेशंस को कंबाइंडली देख रहे होते हैं। कंबाइंड मुद्दा क्या है? इनको निकालने के बाद इनको भी तुमको 0 और 1 के बीच में लाना पड़ता है। इधर भी 0 और 1 के बीच में लाना पड़ेगा। जितना 1 के करीब हो गए, इसका मतलब उतना बेहतर एनरोलमेंट है तुम्हारे देश में, उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग एनरोल्ड हो रहे हैं। और यहाँ पे भी जितना ज़्यादा 1 के करीब है, उतना ज़्यादा एडल्ट लोगों को लिखना पढ़ना आता है। दोनों को हम लोग दोनों को लेते हैं और साथ में हम लोग एजुकेशन का डायमेंशन बनाते हैं। अब दोनों को लेते कैसे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है? तुम बताओ, एनरोलमेंट इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है या एडल्ट लोगों को पढ़ना लिखना आए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 कहता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडल्ट लोगों को पढ़ना लिखना आए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको 2/3 वेट दिया जाता है।
अब बहुत सारे लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत भी स्टैटिस्टिक्स किया है उन्होंने वेट का कॉन्सेप्ट देखा है। वेट माने होता है इंपॉर्टेंस, इसको 2/3 इंपॉर्टेंस देंगे और इसको बचा हुआ 1/3 इंपॉर्टेंस देंगे। इसका जस्ट मतलब क्या हुआ कि मान लो इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में इसको कैलकुलेट किया जाता है। मान लो इसका वैल्यू आया 0.78। इसका पहले मतलब बताओ तो। इसका मतलब है कि जितने भी लोग 15 साल से ऊपर है एडल्ट कैटेगरी में आते हैं उनमें से 78% लोग जो है उनको लिखना पढ़ना आता है। और यहाँ पे 0. मान लो जस्ट एग्जाम्पल 0.82 आया। इसका मतलब क्या, जितने भी लोग हैं जिनको जो कि डिफरेंट एजुकेशन लेवल पे एनरोल होने लायक हैं उनमें से 82% लोग एनरोल होते हैं। यानी एनरोलमेंट भी हाई है, देश में लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल भेजे जा रहे हैं, कॉलेज भेजे जा रहे हैं। अब इन दोनों को टोटल करना है, क्योंकि हमको जब एजुकेशन इंडेक्स निकालना होता है तो हम दोनों को टोटल करते हैं, बट दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जाता। इसको 2/3 इंपॉर्टेंस देते हैं, इसको अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसको 1/3 इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है इसके मुकाबले। टोटल अगर ये पाई है तो इसको हम लोगों ने 3 टुकड़े में किया, ये और ये 2/3 इंपॉर्टेंस, और बचा हुआ 1/3 इंपॉर्टेंस इसको दे रहे हैं। कितना होगा ज़रा निकालते हैं, जस्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ। 0.78 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 0.52, और ये आ जाएगा 0.82 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 0.27। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको दोनों को ऐड कर लें तो आ जाएगा 0.79। ये तुम्हारा एजुकेशन का आ गया 0.79, यानी कि ऑन एन एवरेज 1 के बहुत करीब हो। तुम्हारे देश में जिस लेवल का एजुकेशन का स्थिति होना चाहिए तुम उससे करीब हो, 0.79 के आसपास आ चुके हो। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एजुकेशन का समझ में आया? भूलना नहीं है, 1990 का रिपोर्ट है, 2010 के रिपोर्ट में थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। लास्ट जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट वाला जो है, एक सेकेंड, ओके, लास्ट वाला क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा डायमेंशन है या इंडेक्स है जिसको हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं, और इसको हम लोग ट्रैक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी पर कैपिटा से, जीडीपी पर कैपिटा से। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ नहीं लेते, हम लोग वैल्यूज़ को, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा, अच्छा पहली बात तो ये समझो, हम लोग जीडीपी पर कैपिटा डॉलर्स में लेते हैं, और डॉलर्स में भी हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी पे लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है इसको समझाना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट, अच्छा एक बात बोले, ये कॉन्सेप्ट को तुम लोग एज इट इज़ रहने दोगे? हम लोग जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाएंगे ना तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को डिटेल में कवर कराऊंगी, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, और तब मैं हिंट भी दे दूँगी कि क्यों एचडीआई में हम लोग ये लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए जस्ट इसको याद रखना। मैं बस इतना हिंट देती हूँ कि जब तुम लोग $1 इक्वल्स टू 80 रुपया बोलते हो, ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। लेकिन एक डिफरेंट रेट भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू 40 रुपीज़, ये पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी रेट होगा। ये एक अलग चीज़ है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को डॉलर्स में लेते हैं और पीपीपी पे लेते हैं, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। थोड़ा फैंसी टर्म लग रहा होगा बट एक्चुअली में बहुत सिंपल इसका मीनिंग होता है। वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में। एक चीज़ यहाँ पे देखो, लॉग लेना होता है यहाँ पे, लॉगरिदम। एक्चुअली लॉगरिदम लेने का 2 रीजंस होता है। लॉगरिदम लेने से कैलकुलेशन इजी पड़ता है, और दूसरा बात होता है कि हम लोग लॉगरिदम लेते हैं बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये क्या है? मैं एक सिंपल चीज़ पूछ रही हूँ, एक गरीब देश के लिए $1000 के पर कैपिटा इनकम से $1200 पे जाना बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो वैल्यूएबल चीज़ है। एक गरीब देश के लिए $1000 से $1200 तक जाना बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत गरीब देश है, उसके लिए हर एक रुपए का कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन यूएसए के लिए
पर कैपिटा इनकम का बात कर रही हूँ, जस्ट मेरे को नंबर्स एग्जैक्टली याद नहीं है। यूएसए के लिए फॉर एग्जांपल मान लो $40,000 से $40,200 तक जाना क्या उतना बड़ा बात है? नहीं ना। $40,000 से $40,200 यूएसए के लिए उतना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अमीर नेशन है। वहाँ पे रुपया ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि हर एक रुपया का कीमत उतना ज़्यादा नहीं है। तो लॉगरिदम यूज़ किया जाता है, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये एमसीक्यू में फ्रेम किया जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन या इंडेक्स के लिए हम लोग जीडीपी पर कैपिटा लेते हैं। इसको भी हम लोग डॉलर्स में लेते हैं, और डॉलर्स भी एक्सचेंज रेट पे नहीं लेते, हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी रेट पे लेते हैं। एक्सप्लेन करेंगे बाद में। इसमें हम लोग लॉगरिदम में वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है। और लॉगरिदम में लेने से कहीं ना कहीं अमीर देशों में बिकॉज इम्पोर्टेंस कम है पैसे का, तो जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा डैम्पन हो जाता है। जो अमीर देश है जब वो $200 कमाता है, उसमें इतना ज़्यादा बोल सकते हो उतना भाव नहीं देते हम लोग, उतना ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई इजाफा नहीं हो जाएगा, कोई स्काई रॉकेट चीज़ें नहीं हो जाएंगी। लेकिन एक गरीब देश में जब $200 का जंप होगा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम देशों में कंपैरिजन करेंगे कि ये देश ज़्यादा ह्यूमन के लेवल पे डेवलप्ड है या वो। और एक गरीब देश जब छोटा छोटा जंप लेता है पर कैपिटा इनकम में, वो बहुत मायने रखता है। एक अमीर देश छोटा छोटा जंप लेता है, उतना मायने नहीं रखता। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, बिल्कुल वैसे ही चलता है सब कुछ। यहाँ पे भी 0 और 1 के बीच में ही रेंज मिलता है। बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मलाइजेशन करने के लिए 0 और 1 के बीच में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे लॉग लेते हैं, और ये नेचुरल लॉग होता है। ये सब मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। नेचुरल लॉग लेते हैं, तुम्हारे देश का एक्चुअल वैल्यू जो भी होगा, अगर $1000 है पर कैपिटा तो वो ले लेना परचेजिंग पावर पैरिटी में एक्चुअल वैल्यू, और माइनस करना होता है लॉग मिनिमम। अब देखो लॉग मिनिमम, जो मिनिमम लॉग है वो 100 है, ठीक है। लॉग 0 को तुम बोलोगे दीदी मिनिमम तो हुआ जहाँ पे वो एक देश पर कैपिटा इनकम 0 कमा रहा है। नहीं, एक्चुअली 0 जो है उसके साथ हम लोग वर्क नहीं कर सकते लॉग में, इसलिए मिनिमम हम लोग 100 लेते हैं, ठीक है। फिर एक लॉग मैक्स होता है, मैं भूल रही हूँ लॉग मैक्स के रूप में क्या लेते हैं, जस्ट अभी मैक्स के लिए कोई इतना डिटेल ज़रूरत नहीं है। और लॉग ई 100, ठीक है। यहाँ पे भूलना नहीं कि लॉग के मिनिमम में हम लोग 100 लेते हैं डॉलर परचेजिंग पावर पैरिटी में, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू लेते हैं। और इससे भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाता है। जितना 1 के करीब हो उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के सेंस में बेहतर हो, उतना ज़्यादा तुम्हारे देश में जीडीपी पर कैपिटा बेहतरीन है, ठीक है। अब क्या करना ज़रा सुनना। तुमने हेल्थ का डायमेंशन देख लिया, मान लो नॉर्मलाइज करके वैल्यू आ गया 0.75, जस्ट समझाने के लिए। तुमने एजुकेशन का डायमेंशन देख लिया, मान लो नॉर्मलाइज, जिसमें एडल्ट लिटरेसी रेट था और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था, वो नॉर्मलाइज करके 2/3 1/3 वाला किस्सा कहानी करके यहाँ पे 0.78 आ गया, जस्ट समझाने के लिए। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के सेंस में मान लो आ गया 0.65 आ गया। अब तुमको क्या करना है, अब इन सबको जोड़ के फाइनल इंडेक्स निकालना है। फाइनल डेवलपमेंट इन तीनों चीज़ों को जोड़ के आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। 3 चीज़ है तो तीनों का एवरेज लेंगे। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है कि तीनों को जोड़ो, अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज। और बिकॉज 3 चीज़ें हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगा, चलो कर लेते हैं एक बार। 0.75 प्लस 0.78 प्लस 0.65 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 0.726। ये जो तुमको वैल्यू मिला, ये तीनों को कंबाइन करके इसी को बोला गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 1990 रिपोर्ट के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसी को बोला गया है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट इंडेक्स। कॉम्पोजिट इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे इंडेक्स से मिल के बना है, तो इसको कॉम्पोजिट इंडेक्स भी बोलते हैं। और इसका खुद का वैल्यू 0 और 1 से बीच में ही लाई करता है। जितना तुम 1 के करीब हो उतना बेहतर हो तुम ह्यूमन डेवलपमेंट में, और जितना ही तुम 0 के करीब हो उतना ही वर्स हो तुम ह्यूमन डेवलपमेंट। नोटिस करो, ये 0.726 तक पहुंचने का एक रास्ता था कि तुमने हेल्थ इंडेक्स लिया, तुमने एजुकेशन वाला इंडेक्स लिया, तुमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडेक्स लिया, और इन 3 को बिकॉज 3 चीज़ है तो 3 से डिवाइड कर दिया।
बहुत सारे लोग इसको ऐसे करते हैं कि हेल्थ का इंडेक्स लो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका इंडेक्स लो एजुकेशन वाला, 1/3 से इंटू कर दो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले लो, इसको 1/3 से इंटू कर दो और ऐड कर दो। एक ही तो बात है, तुम बार बार 1/3 से इंटू कर रहे हो, इसका मतलब है 1/3 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो इन चीज़ों को ऐड करके 1/3 से डिवाइड करो, एक ही बात है। लेकिन नोटिस करो 1990 रिपोर्ट वाला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड है। अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज पे बेस्ड है, और यही सबसे बड़ा फ्लॉ है इसका, यही सबसे बड़ा दिक्कत है इसका। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, प्लीज़ समझो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जिसके अंदर हेल्थ का डायमेंशन, एजुकेशन का डायमेंशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डायमेंशन रिकॉर्डेड है। हेल्थ के लिए इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन के लिए इंडिकेटर दो चीज़ का है जो कि है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और एडल्ट लिटरेसी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जीडीपी पर कैपिटा